Good evening, everyone. So once again, we are here to complete our discussion related to vectors. तो कल जो है हमने वेक्टर्स से रिलेटेड जो भी अलजेब्रा का पार्ट होता है, मतलब वेक्टर को जो भी प्रोसेस करनी होती है, उसके अबाउट डिस्कशन हमने कल के लेक्चर में स्टार्ट किया था। और वहां पे हमने देखा था कि बेसिकली वेक्टर का जो भी अलजेब्रा है वो स्केलर के अलजेब्रा के तरह नहीं किया जाता है। यानी कि नाउ ऑनवर्ड, कल के लेक्चर के बाद पूरा सिलेबस जब तक हमारा होता है तब तक किसी भी टॉपिक की कोई भी कंसेप्ट, इफ इट इज ए वेक्टर, अगर वो वेक्टर है तो उसको उसके साथ डील करते टाइम हम यहाँ पे जो वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स पढ़ रहे हैं वही रूल्स हमें अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है। और कल हमने वेक्टर के अलजेब्रा के रूल्स को पढ़ते टाइम देखा था, वेक्टर की एडिशन होती है, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है, वेक्टर की सब्ट्रैक्शन होती है, लेकिन वेक्टर का क्या नहीं होता है? डिवीजन नहीं होता है वेक्टर का। ठीक है। और उसके बाद हमने वेक्टर के एडिशन की प्रोसेस को डिस्कस करना शुरू किया था और पहला ही पॉइंट हम यहाँ पे देख रहे थे कि वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप कैन ओनली बी एडेड। अगर सेम टाइप के वेक्टर्स है तभी वो एक दूसरे में ऐड होंगे। जैसे कि फोर्स वेक्टर में फोर्स वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर में वेलोसिटी वेक्टर, इनको छोड़ के एक वेक्टर में दूसरा वेक्टर जो है हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक है। तो वेक्टर को एडिशन करते टाइम हमें ये बात याद रखनी है कि वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप कैन ओनली बी एडेड। अब वेक्टर को ऐड करते कैसे है उससे रिलेटेड हमने डिस्कशन शुरू कर दिया था। और कल मैंने आपको बोला था कि अगर वेक्टर की एडिशन करेंगे तो हमें नई क्वांटिटी जो मिलती है वो कंपलसरी वेक्टर क्वांटिटी होती है। दो वेक्टर को ऐड करने के बाद हमें जो न्यू वेक्टर मिलता है तो उस न्यू वेक्टर को बोला जाता है रिजल्टेंट। उस न्यू वेक्टर को बोला जाता है रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर्स। जो पहले वेक्टर्स हमें दिए गए थे उनके एडिशन के बाद में जो नया वेक्टर मिला उसको बोला जाता है रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर। है क्लियर? यस सर। अब ये रिजल्टेंट को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको बेसिकली पहले उसकी डायरेक्शन फाइंड करते हैं। एंड उसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करना पड़ता है, नहीं तो पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करना पड़ता है, नहीं तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करना पड़ता है। लेकिन ये सारे लॉ अगर हम यूज करेंगे तो उससे हमें मिलता क्या है? सिर्फ डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मिलती है। लेकिन अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या करना होता है? अगर हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। कौन सा? स्क्वायर रूट ऑफ E square plus Q square plus 2PQ plus cos 60. वेरी गुड। R इक्वल्स टू होगा रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos of theta, and by using this expression we can find the resultant of a given vector. उसका यूज करके हम गिवन वेक्टर का जो रिजल्टेंट है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो कल उससे रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल भी सॉल्व किए थे एंड उसी से रिलेटेड कल एसबीटी भी थी। लेकिन परसों के एसबीटी और कल के एसबीटी में थोड़ा सा डिफरेंस था। कल की एसबीटी उन्हीं लोगों ने अटेम्प्ट की एंड उनको ही सिंपल लगी जिन्होंने मॉड्यूल के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व किए थे, है ना? ठीक है। तो आज जो है जो एसबीटी आएगी अगेन यू विल फील दैट ये सिंपल रहेगी। तेजस अच्छे मार्क्स है, वेरी गुड बेटा। ठीक है। मतलब कि होता क्या है, देखो ऐसे थोड़ा सा अप एंड डाउन मैनेज करना पड़ता है। अगर सारी एसबीटी सिंपल लग जाए तो कुछ लोगों को लगता है कि अपन ले वेरी आउट ऑफ मार्क्स वाले विषय संपला। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा जो है विच मॉड्यूल, श्रावण तुझे अभी यही मॉड्यूल मालूम नहीं है, मोशन इन ए प्लेन, ये जो टॉपिक है उसमें वेक्टर दिया है। ये मैंने पहले लेक्चर में क्लियर किया था। मोशन इन ए प्लेन ये हमारा टॉपिक है और उसमें आपको वेक्टर दिया है। तो रेगुलर में वर्क जो है लेक्चर में बोलता हूं वो रेगुलर आपको कंप्लीट करना ही है। चलो, अब आपको दिया गया है कि अगर दो वेक्टर है P वेक्टर Q वेक्टर और दोनों का मैग्नीट्यूड आपको सेम दिया है एंड दैट इज F। तो आप प्रोवाइडेड विथ टू वेक्टर्स, एक P वेक्टर दूसरा Q वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है दैट इज F है। एंड आपको बोला है कि उनके बिटवीन का जो एंगल है वो आपको दिया है थीटा, तो रिजल्टेंट कितना होगा?
कर सकते हैं फाइंड। मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन की बात नहीं है, सिर्फ हमें बोला गया है कि दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और मैंने उसको एफ बोल दिया और उसके बिटवीन का एंगल थीटा ही रखा है, तो रिजल्टेंट कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। चलो डू इट। चलो कमान फास्ट करो करो, कैलकुलेट करो, कर सकते हैं कैलकुलेशंस। कैसे करेंगे देखो, रिजल्टेंट का फॉर्मूला होगा आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2pq cos ऑफ थीटा। नाउ टेल मी हियर अनिकेत, इस पी की जगह पे क्या लिखूं मैं? अनिकेत, अनिकेत नहीं, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध है क्या? अनिरुद्ध, अनिरुद्ध आर यू देयर? बोलो बेटा, पी की जगह पे क्या लिखूं? ये फॉर्मूला है, मुझे रिजल्टेंट निकालना है और क्वेश्चन में गिवन था कि पी की वैल्यू भी एफ है, क्यू की वैल्यू भी एफ है, तो पी की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? यस बोलो, क्या लिखना पड़ेगा? यफ, वेरी गुड। अनिरुद्ध सांग पटकन काय लिहू? पी की जगह पे हम लिखेंगे एफ, तो ये बनेगा एफ का स्क्वायर। फिर क्यू की जगह पे क्या लिखेंगे? वो भी तो एफ है, तो ये बनेगा एफ का स्क्वायर। अब यहाँ पे आएगा 2 इंटू एफ इंटू एफ, मतलब फिर से एफ स्क्वायर इंटू ये आ गया कॉस ऑफ थीटा। वेरी गुड देवेश, एक्सेलेंट। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, P का मतलब F बोला था, Q का मतलब F बोला था, इसलिए मैंने सारे PQ को F से रिप्लेस कर दिया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ओके तेजस, चलेगा। अब यहाँ पे अगर इनको देखेंगे तो ये एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बनेगा 2f स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कौन है 2f स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, यानी कि इन दोनों को मैंने बस ऐड किया है। सिंपल प्रोसेस चालू है, कोई भी ऐसे दिमाग के ऊपर से जाने जैसी नहीं है। अब अगर मैं यहां से और यहां से एक नंबर कॉमन लूंगा और वो नंबर है 2f का स्क्वायर, तो ब्रैकेट में क्या बचा? ब्रैकेट में बचा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। क्या बचा ब्रैकेट में? 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। तो आप सब लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है और ट्रिग्नोमेट्री में आपको मालूम है 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा इसका मतलब क्या होता है? कौन बोलेगा? चलो अनिरुद्ध तू सांग। 1 2 वेरी गुड देवेश, बराबर है। 1 प्लस कॉस थीटा का मतलब होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है? नहीं 1/2 नहीं बेटा, थीटा की वैल्यू नोन नहीं है ना, तो 1 प्लस कॉस थीटा का ये फॉर्मूला ही है डायरेक्ट, कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 है। क्लियर सबको ये फॉर्मूला? यस। अब ये फॉर्मूला मैं यहां पे अगर पुट करूंगा तो मुझे रिजल्टेंट मिलेगा, आर बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ एफ स्क्वायर, तो पहले से थे। अब ब्रैकेट को निकाल के मैं यहां पे लिख दूंगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। प्रणीता ये 2 एंड ये 2 कैंसिल नहीं होते, यहाँ ये थीटा के अपने 2 है, वो कॉस के बाहर आके इसको कैंसिल नहीं कर सकते। प्रणीता यस सर, समझ लेना, 2 कैंसिल नहीं होते हैं। चलो आगे। अब यहां पे होगा क्या, r इक्वल्स टू 2 इंटू 2 बनेगा 2 का स्क्वायर, यप का तो पहले से स्क्वायर है, कॉस का भी स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अब ये सारे लोगों का स्क्वायर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट है मतलब पावर 1/2, और यहाँ पे 2 यप कॉस ऑफ थीटा बाय 2, इसका भी स्क्वायर है तो पावर की पावर का मल्टीप्लीकेशन होता है, यानी स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपको रिजल्टेंट का फॉर्मूला मिलेगा 2 इंटू एफ इंटू कॉस ऑफ थीटा बाय 2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, देखो बोर्ड पे समझ में आ रहा है क्या सबको? 2 एफ कॉस ऑफ थीटा बाय 2। लेकिन ये कब आता है, कब यूज होता है? बोलो। इफ 2 वेक्टर्स वेरी गुड, मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स आर इक्वल, ऐसे अगर आपको कंडीशन दी है देन एंड देन ओनली रिजल्टेंट इज गिवन बाय 2f cos थीटा बाय 2, 2f cos थीटा बाय 2, 2f cos थीटा बाय 2, अगर उनकी हमें एडिशन करनी है तो। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव किया है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है? चलो, तो आपको दिया है क्वेश्चन में कि दो वेक्टर है ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन,
if they are acting at an angle of 60 degree then their resultant will be। अब अगर हमारे पास ये फॉर्मूला यहाँ पे है तो हमें पूरी प्रोसेस रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको इसको लर्न करना पड़ेगा। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम इसको याद करना पड़ेगा। सिंपल कंडीशन है, देखो मैं यहाँ पे रिपीट करता हूं कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल, if magnitude of two vectors are equal then their resultant is given by, resultant of addition is given by 2f cos theta by 2, 2f cos theta by 2, 2f cos theta by 2। चलो आगे आंसर, एक्सलेंट, वेरी गुड, ये स्पीड चाहिए। मेरा क्वेश्चन खत्म होने से पहले आंसर से, ठीक है। फॉर्मूला है 2f cos of theta by 2। अब f की वैल्यू यहाँ पे 20 दी है, 20 into 2 बनेगा 40, cos of theta, theta 60 था, 60 by 2 मतलब 30, cos 30 मतलब √3/2, 2 कैंसिल हो गए, मतलब ये आ गया 20 into √3, √3 है 1.7 मतलब अप्रोक्सीमेटली 34 न्यूटन बोला था, इसलिए न्यूटन रहेगा। ये बन गया आपका रिजल्टेंट। एक्सलेंट, वेरी गुड। चलो सबके आंसर आ रहे हैं मेरे से पहले, ग्रेट। अगर आपको ऐसा बोला गया है कि थीटा है 90 डिग्री, रिजल्टेंट है 20 न्यूटन, एंड उस केस में P एंड Q इन दोनों की वैल्यू सेम है, F है, तो ये F की वैल्यू कितनी होगी? क्वेश्चन का स्टेटमेंट में बोलता हूं कि इफ टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड व्हेन एक्ट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री देन देयर रिजल्टेंट विल बी 20 न्यूटन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच फोर्स या फिर ईच वेक्टर जो इक्वल थे। मतलब वही फॉर्मूला है r इक्वल्स टू 2f cos थीटा बाय 2, क्योंकि वेक्टर इक्वल है, लेकिन अब r अननोन नहीं है, अब f अननोन है, तो सॉल्यूशन के लिए थोड़ी प्रोसेस चेंज करनी पड़ेगी। एक्सलेंट बेटा तेजस, वेरी गुड। चलो जिनको आता है मेरे लिए वेट मत करो, सॉल्व करते जाओ, वेरी गुड, आगे बढ़ते रहो। यहाँ पे r दिया है 20, हो गया 20, 2 एज इट इज, f कितना है मालूम नहीं, cos ऑफ थीटा बाई 2 करना है, थीटा कितना है 90, तो ये बनेगा cos ऑफ 45, ये 2 को एंड 10 को 20 को कैंसिल कर लेते, तो ये बनेगा 10 इक्वल्स टू f इंटू cos ऑफ 45 इज 1/√2, cos 45 1/√2 होता है ना, मालूम है सबको? 1/√2 है सर। हाँ 1/√2 ही लिखा है ना। तेजस थोड़ा सी मिस्टेक हो गई। अब ये √2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यफ आ गया आपका 10√2 न्यूटन, लेकिन √2 कितना है 1.4, यानी फोर्स बनेगा 14 न्यूटन। यस, श्रवण के करेक्ट है सारे आंसर्स। आ रहा है अब? मतलब देखो इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस थी, लेकिन जैसे हमें शॉर्टकट मिल गया, आंसर भी शॉर्टकट में आने लगे, एंड यही शॉर्टकट हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्प करने वाले फाइनल एग्जाम्स में, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको और भारी बनाते हैं। आपको बोला गया है कि रिजल्टेंट है 40 न्यूटन, रिजल्टेंट है 40 न्यूटन, और दोनों फोर्सेस जो सेम है P एंड Q, उनकी वैल्यू भी है 40 न्यूटन, तो इसका मतलब उन दोनों के बिटवीन का एंगल कितना होगा? वही फॉर्मूला, वही पूरी प्रोसेस है, लेकिन एप्लीकेशन कैसे बदलते हैं देखो। बस एक फॉर्मूला था, एक एक टर्म को मैं अननोन कर रहा हूं। अब ये क्वेश्चन कितने लोग सॉल्व कर पाते देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी न्यू कंसेप्ट है जो एक्सप्लेनेशन सेशन में मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन देखते हैं कितने लोगों को ये याद आती है। चलो कमॉन फास्ट, शुरू हो जाओ। कर सकते या करके दूं मैं? वेट करूं या सॉल्व करूं? क्या करूं, क्या करूं, बोलो। इतना सिंपल क्वेश्चन है, क्या करूं? ओ शुभम, व्हेरी गुड। असं लॉजिक नाही लावायचं शुभ्या, इथं फिजिक्स आहे, फॉर्म्युल्यामध्ये व्हॅल्यू पुट करा आणि सोडो। तब्येत बरी नाही की तुझी? 2-3 दिवस झाले आंसर्स नहीं प्रॉपर तुझे। थीटा एक कैसे आ रहा है? थीटा चाहिए मुझे, मुझे कॉस थीटा नहीं चाहिए, थीटा चाहिए, एंगल चाहिए। यस शिवम, ओके, तुम्हारा भी 0 डिग्री है। चलो जिनको आ रहा है वो करो, बाकी लोग बोर्ड पे ध्यान दो। हम कुछ नहीं करेंगे, पहली स्टेप में जो फॉर्मूला है उसको पुट करेंगे, ये बनेगा 2f cos ऑफ थीटा बाई 2। यहां तक क्लियर है सबको?
अनिरुद्ध क्लियर आहे? फॉर्म्युला कुठून आला ते? यस. अब इसमें वैल्यू पुट करनी है. आर दिया है 40, 2 इंटू एफ दिया है 40 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2 के बारे में मालूम नहीं. 40 कैंसिल हो जाएंगे, 2 इधर आएंगे, ये बनेगा 1/2 इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा बाई 2. अब यहां तक तो आ गए थे. मुझे लगता है कुछ लोगों ने ये 2 कैंसिल कर दिए. मैंने नाम तो प्रणीता का लिया था, लेकिन मुझे भूलना सब लोगों को था कि ये कॉस का अपना थीटा बाई 2 है, ये 2 बाहर नहीं आ सकता, वो कॉस के एंगल के साथ ही रहता है. यहां तक करेक्ट था. यहाँ पे बड़ी मिस्टेक कर दी. यही किया था ना? आई थिंक सब लोगों ने 2 कैंसिल किया. यस सर. फिर कॉस थीटा 1 हो गया, फिर थीटा 0 हो गया आंसर. ऐसे नहीं चलता है बेटा. तो आगे क्या करना पड़ता है सुनो. अब एकदम 3 स्टार वाली बात है, सब लोग ध्यान देंगे. हमें करना क्या होता है कि यहाँ पे हम पहुंच गए cos ऑफ थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1/2 तक. क्लियर यहां तक? यस सर. यस सर. यहाँ पे इसको सॉल्व करने की जो प्रोसेस मैं फॉलो करूंगा वही प्रोसेस आपको फॉलो करनी है. स्वतःचे नियम अजून बनवायला इम्प्लिमेंट करायला तुम्हाला अलाउड नाही है. ठीक है? आफ्टर ग्रेजुएशन पीएचडी करो, नए इन्वेंशन करो, फिर अपन उसको अप्लाई कर सकते हैं. अब देखो होगा क्या. ये जो थीटा बाई 2 छोड़ के कॉस है, इधर मल्टीप्लीकेशन में मैं इसको इधर डिवीजन में भेज दूंगा. फिर डिवीजन का अगर ये ऊपर चला जाएगा तो ये कॉस की पावर -1 हो जाएगी और ये बनेगा कॉस इनवर्स ऑफ 1/2. ही स्टेप कळते का बघा. थीटा एंगल को यही छोड़ दिया, कॉस को उधर लेके गए. उधर जाने के बाद वो डिनोमिनेटर में था, लेकिन लिखना न्यूमरेटर में है, इसलिए पावर मैंने बस -1 लिख दी है. तो ये कॉस इनवर्स ऐसे रीड किया जाता है. कॉस इनवर्स और उसके ब्रैकेट में ये जो नंबर था 1/2 वो एज इट इज रहेगा. ये प्रोसेस हमें आगे बहुत बार यूज करनी है. ठीक है? मतलब थीटा छोड़ के साइन कॉस टैन को इधर से उधर हम लेके जा सकते हैं. ठीक है? आई थिंक 9th-10th में ये सारी बातें पढ़ ली आपने, लेकिन उसको छोड़ दो. यहाँ पे समझ में आ रहा है देव? यस सर. ओके डन. अब यहाँ पे कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 अगर दिया है तो हमें मालूम है कि कॉस की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है? 60. cos 60 1/2 होता है. यानी हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि 60 डिग्री इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1/2 है. अब ये समझ में आता है क्या? देखो ये नया झमेला क्या हो गया. cos 60 1/2 है, फिर से मैं cos को उधर लेके गया, यानी 60 डिग्री होगा cos इनवर्स ऑफ 1/2 है. क्लियर? ईश्वरी, मयूरी क्लियर है? ओके. ऐश्वर्या, तन्विषा, शुभम. ओके शुभम बेटा, बस ये कॉस इधर लेके जा रहे हैं तो डिनोमिनेटर में जाएगा. डिनोमिनेटर न्यूमरेटर आता है तो उसकी पावर का साइन बदलता है. तो 1/2 अपॉन कॉस था, ऊपर आके वो कॉस रेस टू -1 बनेगा, मतलब कॉस इनवर्स बनेगा. ठीक है? ये यहां तक सबको क्लियर था. अब ये इसको छोड़ दो, थोड़ा बाजू में रखते हैं. हमें इन जनरल मालूम है कि cos 60 1/2 है. मालूम है सबको cos 60 1/2 है. वही लिख दिया था cos 60 1/2. ये क्लियर है? cos 60 1/2. यस सर. अब बस क्या Last किया वाली. हमने, यहाँ पे जैसे cos को इधर से उधर भेजा था, ये cos को इधर से उधर भेज दिया. तो 60 डिग्री का 60 डिग्री वही के वही है, बस एक cos इधर जाके cos इनवर्स ऑफ 1/2 बचा. तेजस? ओके सर, कळाली. थँक यू. तो हम क्या करेंगे, अब जो cos इनवर्स ऑफ 1/2 था यहाँ पे उसको रिप्लेस करेंगे 60 से. यानी आंसर हो गया थीटा बाई 2 इक्वल टू 60 डिग्री. अब अगर मुझे थीटा चाहिए तो मैं इस 2 को उधर भेज दूंगा, तो थीटा बनेगा 60 इंटू 2 यानी 120. आ गया थीटा? ऋषिकेश? ओके चलो, अभी सेम कंसेप्ट का और एक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे. पूरी प्रोसेस उसके लिए सेम होगी, बस वैल्यू में चेंज करके दूंगा. कि आपको बोला है कि 2 वेक्टर है, उनका रिजल्टेंट 50 न्यूटन है एंड उनका जो मैग्नीट्यूड है वो भी 50 न्यूटन है.
तो उस केस में दोनों के बिटवीन का एंगल कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। चलो शुरू हो जाओ, कम ऑन फास्ट। कर सकते या मैं करूं? Which one, ऋषिकेश? ओके मयूरी, एक्सलेंट बेटा, प्राउड ऑफ यू, करो। ऋषिकेश काय नाही कळालं बेटा, बोलो। सर ते आत्ता शिकवलेलं ते. हे का हा हा पूर्ण का एखादी स्टेप? ते पूर्ण सर. और पूर्ण नाही कळालं, अवघड झालं मग। कॉस थीटा पासून सर. लिहिलंय का एकदा? लिहिलेलं तू एकदा रीड करून बघ। ओके. देवेश नक्की, व्हेरी गुड। देखो तेजस, एक्सलेंट, वेरी गुड। देखो होगा क्या यहाँ पे, फिर से वही फॉर्मूला, रिजल्टेंट विल बी 2f cos ऑफ थीटा बाय 2। अब ये फॉर्मूला मैं एक ही केस में यूज कर सकता हूं, सिचुएशन है, कंडीशन है, इफ बोथ वेक्टर्स आर इक्वल। ये लक्षात ठेवा, नहीं तो इंपॉर्टेंट बेसिक फॉर्मूला हमारा छोड़ देंगे एंड यही से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, हर बार आंसर नहीं आएगा। ये एप्लीकेबल है ओनली इफ, कब? अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो करो पुट R50 इक्वल्स टू 2 इंटू 50 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2। तो 50 50 कैंसल, 1/2 इधर आ गया, तो कॉस ऑफ थीटा बाई 2 बन गया 1/2। यहाँ पे फिर 1/2 1/2 1/2 1/2 करूं क्या कैंसल? No. नो सर। तो 1/2 आ गया, cos थीटा बाई 2 इक्वल टू। अब ये पूरी प्रोसेस यहां से रिपीट, क्या ये cos इधर था, फिर उधर भेज दिया, पावर +1 थी, उधर जाके -1 हो गई, तो बन गया cos इनवर्स। अब cos इनवर्स ऑफ 1/2 ये क्या है मालूम नहीं था, लेकिन मुझे ये मालूम था cos 61/2 है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया 60 इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1/2। तो ऊपर ये cos इनवर्स ऑफ 1/2 की जगह पे 60 लिख दिया, तो थीटा बाई 2 बना 62, उधर मल्टीप्लाई हो गया, अगेन यू विल गेट आंसर एज 120। यानी यहाँ पे कुछ पॉइंट मिल रहा है क्या हमें लिखने के लिए? कोई गोल्डन रूल बन रहा दरवेळेस है क्या? सेमच येतं का आन्सर? कब सेम आता है ये? रिजल्टंट मैग्नीट्यूड सेम। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इफ magnitude of two vectors is same, then resultant of addition of two vectors is r equals to 2f cos of theta by 2। ओके उसके बाद में जो अभी के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमें समझ में आ गया कि अगर इफ P इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू R, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर इज सेम एंड resultant of addition of two vector is also have same magnitude as that of one of the vector। कळलं का? P equals to Q equals to R की मीनिंग बोला, P equal to Q equal to R। अब P का मतलब फर्स्ट वेक्टर, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा मैं अब। Q का मतलब सेकंड वेक्टर और R मतलब कौन है? रिजल्टेंट। अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया है कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, तो उस केस में हर बार थीटा कितना आएगा? 120 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 120 डिग्री। वेरी गुड। अब और एक पॉइंट यहां पे याद करो जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इफ P इज इक्वल्स टू Q, देन रिजल्टेंट bisects both vectors, that is
इसका मतलब होता है अल्फा इक्वल्स टू थीटा बाई 2। यानी कि जो दो वेक्टर का रिजल्टेंट हम फाइंड कर रहे हैं, ये P वेक्टर है एंड ये Q वेक्टर है, तो इनके बिटवीन का एंगल अगर थीटा है तो हमें मालूम है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो रिजल्टेंट को हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। और यहाँ पे रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के बाद जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन हमें फाइंड करनी है, वो रिजल्टेंट की डायरेक्शन कहाँ पे रहेगी, ये रिजल्टेंट दोनों को एग्जैक्ट ऐसे बाइसेक्ट करेगा। और ये जो अल्फा रहेगा रिजल्टेंट का एंगल एनी वेक्टर के एंगल से वो थीटा बाई 2 रहेगा। ठीक है, तो ये वेक्टर के टॉपिक के गोल्डन रूल्स आ गए। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्लियर? क्लियर अनिरुद्ध? क्लियर? यस प्रणीता क्लियर? अब यहाँ पे देखो आपको बोला है कि दो, एक P इक्वल्स टू 20 न्यूटन है, Q इक्वल्स टू 10 न्यूटन है। ऐसे दो वेक्टर एक्ट हो रहे हैं और हमें उनका रिजल्टेंट चाहिए जब एंगल 0 डिग्री होगा, जब एंगल 180 डिग्री होगा, जब एंगल 90 डिग्री होगा। चलो कर सकते हैं अब कैलकुलेशन। अब एकदम इजी क्वेश्चन दिया है, सब लोगों को आनी चाहिए आंसर। चलो मयूरी शुरू हो जाओ। ऐश्वर्या आंसर चाहिए बेटा। अब ईश्वरी, देव, चल शुभम, स्वप्निल, प्रसाद। मैं आपको पूरे 2 मिनट देता हूं, ठीक है? शांति से सॉल्व करो, तीनों आंसर आने चाहिए, फिर हम चेक करेंगे। कम ऑन फास्ट। इसके आंसर आ गए। वेरी गुड। शिवम का आ गया, तेजस का आ गया, चलो अनिरुद्ध का भी आ गया। वेरी गुड। ओके, देवेश के तीनों भी आ गए। चलो अब मैं बोर्ड पे सॉल्व कर देता हूं, ध्यान से देखो। सबसे पहले कंडीशन होगी कि r इक्वल्स टू होगा रूट ऑफ p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 2pq cos ऑफ थीटा। अब यहाँ पे ये वैल्यूज हमें पुट करनी है, तो ये r इक्वल्स टू बनेगा। देखो एक कंडीशन मैं आपको बोल देता हूं यहाँ पे क्वेश्चन के साथ में, कि अगर दोनों के बिटवीन का एंगल 0 है, थीटा अगर 0 है, तो ये बनेगा r इक्वल्स टू रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos ऑफ थीटा। थीटा अगर 0 है, cos 0 कितना होता है? 1 तो 1 से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये बचा सिर्फ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा मैथ्स याद है तो ये एक्सपेंशन है किसका? p प्लस q के होल स्क्वायर का। a प्लस b का होल स्क्वायर होता है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, वही है।
पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, आठवतंय का? तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे स्टार मार्क करके हम लिख सकते हैं कि इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री देन रिजल्टेंट इज डायरेक्टली गिवन बाय p प्लस क्यू, एंड इस केस में जो रिजल्टेंट की वैल्यू आती है उसको बोला जाता है आर मैक्स। मतलब दो वेक्टर की रिजल्टेंट की वैल्यू इस कंडीशन में थीटा इक्वल टू 0 में जो आती है उससे ज्यादा नहीं हो सकती। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? p प्लस क्यू। अब यहाँ पे थीटा 0 तो आप पहली कंडीशन में, तो फर्स्ट कंडीशन में रिजल्टेंट आ गया 20 प्लस 10 यानी 30 न्यूटन। यानी कि जितने आंसर्स मुझे दिए गए थे सारे करेक्ट है। वेरी गुड शिवम, करेक्ट है। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लो और गोल्डन रूल्स में इसको भी ऐड कर दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेम पार्ट रिपीट करेंगे सेकंड केस के लिए। अब सेकंड केस में बोला गया है कि थीटा कितना है? 180 है। अब मुझे बोलो कॉस ऑफ 180 कितना होता है? कॉस ऑफ 180 कितना है? किसी को भी मालूम नहीं है? कॉस ऑफ 180 अनिरुद्ध? -1। वेरी गुड, कॉस ऑफ 180 है -1। तो अगर ये कॉस 180 -1 है तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस की जगह पे सिर्फ माइनस लिखना पड़ेगा। क्यों? देखो 2pq cos थीटा था, 2pq एज इट इज रहेगा, -1 है, -1 इंटू प्लस बनेगा माइनस ऑफ 2pq। अब मुझे बोलो ये p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq किसका एक्सपेंशन है? p माइनस क्यू के होल स्क्वायर का, है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वही है p माइनस क्यू का होल स्क्वायर मतलब p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। अब यहाँ पे फिर से स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होके रिजल्टेंट क्या मिलेगा? अगर थीटा 0 की जगह पे इधर लिखना पड़ेगा 180 है तो रिजल्टेंट बनता है r इक्वल्स टू p माइनस क्यू, एंड ये केस है जहां पे रिजल्टेंट मिनिमम होता है। यानी भी कोई भी दो वेक्टर आपको अगर दिए जाते हैं तो उन दोनों वेक्टर की जो वैल्यू है वो हमेशा से छोटी होती है, किससे? ये आर मैक्स से, एंड हमेशा से बड़ी होती है किससे? आर मीन से। लेकिन इक्वल भी हो सकती है, तो हम इसको यहाँ पे इक्वल टू और ग्रेटर देन ये लिख सकते हैं। मतलब आपको कोई भी दो नंबर देंगे और बोलेंगे कि कौन सी पॉसिबल वैल्यू है रिजल्टेंट की, या फिर कौन सी पॉसिबल इम्पॉसिबल वैल्यू है रिजल्टेंट की, ये चेक करना होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिर्फ ये कंडीशन वहां पे वेरीफाई करनी। समझ में आ रहा है ना? ये क्या लिखा मैंने, समजलं का? हे काय लिहिलं ते? काही रिस्पॉन्स नाही आहे। यस, ठीक आहे, देवेशला कळालं, समजलं बाकी सर. राहू द्या, अनिरुद्धला पण कळालं। गुड, व्हेरी गुड। बाकी तो गूंगे बहरे भरे पड़े हैं। यस, समझलं सर. वही बोलने वाले आगे। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन जो है थीटा इक्वल्स टू 90 की देखते हैं। सेम वे पूरा पार्ट रिपीट करेंगे और हमें दिया जाएगा कि थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है। तो अगर ये थीटा आपको 90 डिग्री दिया है तो कॉस ऑफ 90 कितना होता है? 0. 0. इसका मतलब अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला बनेगा रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू 0, मतलब पूरा पार्ट 0, यानी रिजल्टेंट बनेगा रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यही कंडीशन है। अब आंसर चाहिए था, यहाँ पे 20 माइनस 10 मतलब यहाँ पे रिजल्टेंट बनता है 10 न्यूटन, एंड यहाँ पे 20 स्क्वायर प्लस क्या आएगा? 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, मतलब ये बनेगा 400 प्लस 100 मतलब रूट ऑफ 500, मतलब 10 रूट ऑफ 5। ठीक है, यहाँ पे आंसर रहेगा 10 रूट ऑफ 5 न्यूटन रिजल्टेंट। क्वेश्चन के आंसर्स हो गए। क्लियर है? क्वेश्चन के आंसर बराबर है सबके? चलो, अब यहाँ पे जो कंडीशन मैंने 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दी थी उसको और एक बार रिपीट करते हैं कि बेसिकली क्या है कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। यानी कि कब? जब दो वेक्टर्स एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे।
और वो रिजल्टेंट कितना रहेगा, वो रहेगा R इक्वल्स टू डायरेक्टली P प्लस Q। यानी इसलिए हम क्या करते हैं, कल भी ये बात मैंने एक्सप्लेन कर दी थी कि इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन अगर दिख गए तो हमें उनका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए उनकी क्या करनी है, डायरेक्ट क्या करनी है, डायरेक्ट एडिशन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज मिनिमम इफ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड जिसको अपन बोलते हैं कि वेक्टर कैसे एक दूसरे को एंटी पैरेलल है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। यस, तब हमें क्या करना पड़ेगा, R इक्वल्स टू डायरेक्टली P माइनस Q करना पड़ेगा। यानी जो दो वेक्टर आपको दिए हैं उनका जब भी हम रिजल्टेंट फाइंड कर रहे हैं तो उसके रिजल्टेंट की वैल्यू हमेशा से जो उसकी मिनिमम वैल्यू आती है, जो उसकी मिनिमम वैल्यू आती है एंड जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है, इसके इन बिटवीन ही हो सकती है। मतलब आपको बोला कि एक 2 वेक्टर है एंड दूसरा 4 है, ऐसे दो वेक्टर है 2 एंड 4, और बोला है कि इनका रिजल्टेंट 1 आ रहा है, क्या बोलेंगे इसके बारे में? अरे बाळांनो, काय बोलतोय मी कळतंय सगळ्यांना? ये क्या लिख के दिया मैंने, ये कंडीशन क्या है, समझ में आ गई? यस और नो? यस सर। तो मुझे बोलो, पहला वेक्टर P है 2, दूसरा है 4, और बोला कि इनके एडिशन का जो रिजल्टेंट है वो 1 आ रहा है, तो इसके ऊपर आपका क्या स्टेटमेंट रहेगा? पॉसिबल नहीं है। वेरी गुड, इट इज इम्पॉसिबल केस, क्योंकि एक तो इसकी वैल्यू 4 प्लस 2 मतलब 6 एंड 4 माइनस 2 मतलब 2, एक तो 2 से बड़ी चाहिए, नहीं तो 6 से छोटी चाहिए। इसके सिवा मतलब 6 से बड़ा एंड 2 से छोटा, इसका रिजल्टेंट पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? यस। क्लियर 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 सगळ्यांना? ओके, ठीक है, चलो, तो कल की एक अधूरी बात थी उसको कंप्लीट कर लेते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहां से, क्योंकि उसके साथ मुझे आपको रिजल्टेंट के एंगल के बारे में जो है कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, रिजल्टेंट के एंगल के बारे में। तो बेसिकली सपोज आपको ऐसे स्पेस में दो वेक्टर दिए हैं, एक ए वेक्टर है एंड दूसरा ऐसा कोई भी एक वेक्टर दिया है बी वेक्टर, और हमें इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ हम क्या करेंगे, पहले इनको कनेक्ट करेंगे ऐसे एडजेसेंट साइड ऑफ ट्रायंगल का, एंड इनका जो रिमेनिंग साइड ऑफ ट्रायंगल होगी वो रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट, एंड ये रिजल्टेंट रहेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, एंड यहाँ पे जो एंगल है वो बनेगा थीटा, यानी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंड यहाँ पे अल्फा रहेगा जो ए के साथ में एंगल बना रहा है। ठीक है, मतलब कल जो हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ रहे थे उसी को मैंने ये दो वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। क्लियर सबको? यस सर। कल जो एक्सप्लेन कर चुके थे वही डायग्राम में, नया कुछ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो इस डायग्राम को मैं और थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ड्रॉ करता हूं। ये पहला वेक्टर है जिसको अपन ए बोल रहे हैं, ये यहां से जा रहा है, इसको हमने बी बोला है, एंड ये यहाँ पे एक्ट हो रहा है, ये आर है। तो हम यहाँ पे एक छोटी सी अरेंजमेंट करेंगे, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एंड ए वाले वेक्टर को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, तो दोनों इस पॉइंट पे मिल रहे हैं जिसको हमने एक्स बोला है, जिसमें ये एंगल थीटा है। कळालं मी काय केलं? ये ज्योमेट्री में 9th-10th में अरेंजमेंट कर चुके हैं आप प्रूफ के लिए, वैसी अरेंजमेंट है। यहां से एक पॉइंट में से मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये लाइन को एक्सटेंड किया, दोनों एक्स पे मिल गए। अब मैं अगर इसको ओ, इसको ए, सॉरी इसको पी, इसको क्यू, इसको ओ पी क्यू आर है यहाँ पे, ठीक है, दूसरे अल्फाबेट्स क्यू अपन यम एन ओ पी, ठीक है, ऐसे मैंने नोमेनक्लेचर बना दिया। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे बोलो, एक ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है? इन ट्रायंगल पी एन क्यू साइन थीटा क्या होगा? इन ट्रायंगल पी एन ओ
साइन थीटा क्या होगा, ये यहाँ पे थीटा है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। ऑपोजिट अपन हाइपोटेनस। तो थीटा का अपोजिट कौन है? पीओ। हाइपोटेनस कौन है? PN. पीएन। और इस पीएन को हमने बी बोला है, तो ये बन गया पीओ अपॉन बी, यानी जो पीओ दिख रहा है उसकी वैल्यू कितनी है? बी इंटू साइन थीटा है, तो मैं इसको बी साइन थीटा लिख सकता हूं। उसी तरह की अरेंजमेंट करेंगे तो ये बी कॉस ऑफ थीटा आता है। ही कळल का करून देऊ बी कॉस थीटा का? काय करायचं करा, आम्हाला काय घेतली है ना। सेम वे कॉस थीटा अगर लेंगे तो ये बनेगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। फिर से यहाँ पे हाइपोटेनियस बी है, तो ये एनओ बनेगा बी कॉस थीटा, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है क्लियर सबको? यस सर। अब यहाँ पे जो बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है उसकी हम बात करेंगे, और ये पूरा बड़ा ट्रायंगल जो है उसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। कौन सा बड़ा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल MOP, ये MOP, इस ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? M से लेके O तक जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर इक्वल टू P से लेके O तक का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर इक्वल टू P से लेके M तक का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है मैंने, कळालं का सगळ्यांना? यस सर। कळालं पाइथागोरस थ्योरम? वेरी गुड। यस चलो सर। अब यहाँ पे MO का मतलब क्या है? डायग्राम में देखो, MO का मतलब है A प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। P से लेके O तक का मतलब है B साइन थीटा, एंड P से लेके M तक का मतलब है R। हे कळतं का बघा? Yes, sir. चलो अब इनको अगर मैं पुट करूंगा तो ये बनेगा R का स्क्वायर इक्वल्स टू A प्लस बी कॉस थीटा, उसका होल स्क्वायर कर रहे हैं, ऐसा है A प्लस बी कॉस ऑफ थीटा, इसका होल स्क्वायर। क्या होगा एक्सपेंशन इसका? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस ऑफ थीटा। कळतं का एक्सपेंशन कसं येईल ते? Yes. हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पे पुट कर देते उसको, तो यहाँ पे MO का स्क्वायर रिप्लेस होगा, वहां से A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस ऑफ थीटा प्लस यहाँ पे PO का स्क्वायर है। PO मतलब कौन है? B साइन थीटा, उसका स्क्वायर मतलब ये बनेगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। है क्लियर सबको ये स्टेप? यस नो सर, फिर से बोलो। क्या? फिर से बोलो सर। फिर से बोलूं? किसको डाउट था ये? तन्विशा, कौन बोला अभी? सर उतनी ही स्टेप फिर से मयूरी, ओके। क्या बोलूं बेटा? ये देखो, ये पाइथागोरस थ्योरम है ना, ये ट्रायंगल है MOP वाला। वहां पे पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा? बेस का स्क्वायर मतलब MO का स्क्वायर यहाँ पे है, प्लस हाइट का स्क्वायर मतलब PO का स्क्वायर यहाँ पे है, इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर PM का स्क्वायर। हे कळलं मयूरी? यस। अब यहाँ पे डायग्राम में हमने MO मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस लिया है, तो यहां से यहां तक A है, यहां से यहां तक B cos थीटा है, इसलिए मैंने MO को बोला A प्लस बी कॉस थीटा। ये कळालं का? MO इक्वल्स टू A प्लस बी कॉस थीटा। ओके। अब यहाँ पे PO जो है P से लेके O तक वो डिस्टेंस है B साइन थीटा, एंड ये PM मतलब रिजल्टेंट है, मतलब वो R है। तो ये इनकी वैल्यूज मैंने बस इस इक्वेशन में पुट कर दी है, और उस इक्वेशन में पुट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन मुझे इस तरह से मिल गया है क्लियर? ओके। अब यहाँ पे देखो, हम बाकी कुछ चेंज नहीं करेंगे। ये R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस यहाँ पे B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, प्लस ये 2AB कॉस ऑफ थीटा। म्हणजे मी काय केलं, फक्त या B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटाला B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा शेजारी लिहिलं। ठीक है, अब मैं इन दोनों में से क्या करने वाला हूं, यहाँ पे B स्क्वायर है, यहाँ पे B स्क्वायर है, कॉमन लेने वाला हूं। तो R स्क्वायर बनेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस
cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। अब मुझे बोलो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 हो गया, यानी यहाँ पे r स्क्वायर बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, क्योंकि इस ब्रैकेट को मैंने 1 बोला है। एंड अगर दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों साइड में अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या बचेगा? ये बचेगा r इक्वल्स टू रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। यही तो वो फॉर्मूला है जिसको अपन कल से यूज कर रहे हैं। हेड्स प्रूफ क्लियर है? प्रूफ ओके चलो, तो यहाँ पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है उसका प्रूफ हो गया। इसकी एक बार प्रैक्टिस करो, देख के भी लिखो तो भी चलेगा, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलो। अब हमें यहाँ पे रिजल्टेंट का एंगल चाहिए होता है, तो ये एंगल चाहिए मतलब अल्फा चाहिए, तो मैं यहाँ पे tan थीटा को डिफाइन करूंगा। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये अल्फा है, इसकी अपोजिट साइड कौन है? पीओ। बी साइन थीटा, पीओ मतलब अपॉन एडजेसेंट कौन है? ए प्लस बी। वेरी गुड, ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, दिस फॉर्मूला, हम जो है रिजल्टेंट का एंगल विथ गिवन वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दोनों भी, एक रिजल्टेंट का एंगल का एंड एक रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का, रिजल्टेंट के एंगल का एंड रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का। अब ये रिजल्टेंट फाइंड करते टाइम जैसे हमने एडिशन स्टडी की है, एडिशन स्टडी की है, उसी तरह से आगे हमें वेक्टर की सब्ट्रैक्शन करनी है। तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए प्रैक्टिकली फॉर्मूला, देन ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ, ये सारी बातें क्या रहती है? सेम रहती है, क्योंकि हम करते क्या है, देखो कि एक्चुअल में अगर हमें बोला गया है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करो, मतलब इन दोनों वेक्टर की सब्ट्रैक्शन करो, ऐसे हमें क्वेश्चन में बोलते हैं। ध्यान से सुनो, एकदम सिंपल पॉइंट है, एक ही मिनट का है, बाकी कुछ भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम एक्चुअल में इसको ऐसे कन्वर्ट कर देते, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। समझ लगा? दोनों में कुछ डिफरेंस हुआ क्या? प्लस इंटू माइनस, माइनस ही होने वाला है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमने एडिशन को इतनी अच्छे से पढ़ा है तो इसको एडिशन के फॉर्म में रहने देते। बस हम बोलते हैं कि जिसको ऐड कर रहे हैं ए में वो खुद ही माइनस है। क्लियर? ओके चलो, यानी कि क्या होगा, देखो जैसे कि आपको बोला जाएगा कि एक वेक्टर है, जैसे कि ये पी क्यू है एंड ये दूसरा वेक्टर है ये पी आर है, इसको बोला गया है ए वेक्टर है, इसको बोला गया है बी वेक्टर है, इनके बिटवीन का एंगल थीटा। अब ध्यान से सुनो, एक ही मिनट की एकदम छोटी सी एडजस्टमेंट में करने वाला। हमें बोला गया है कि इनकी एडिशन नहीं करनी है, क्या करना है, अब इनका सब्ट्रैक्शन करनी है। तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमारा एक सीधा साधा रूल है, हम करेंगे क्या कि जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको खुद को माइनस बोल देंगे। माइनस बोलने से उसकी सिर्फ क्या होती है, डायरेक्शन चेंज। मतलब जैसे प्लस आई कैप एंड माइनस आई कैप, दोनों में क्या डिफरेंस है? पॉजिटिव एक्सिस एक नेगेटिव। इधर जा रहा था तो दूसरा इधर आएगा, मतलब प्लस 5 न्यूटन अगर ईस्ट में एक्ट होता है तो -5 न्यूटन कहाँ पे एक्ट होगा? वेस्ट। सीधी बात है। तो हम करते क्या है, जो पी आर इधर एक्ट हो रहा था हम बस इसको पीओ बोल देते और इधर लेके आते, मैग्नीट्यूड उसका सेम ही रहेगा। बस ये जो एंगल है पहले थीटा हुआ करता था, अब ये 180 माइनस थीटा होगा। समझ लो? यस सर। सिर्फ उसके डायरेक्शन को चेंज करने से थीटा चेंज हो गया, और ये थीटा चेंज होने से क्या होता है, जो रिजल्टेंट है r इक्वल्स टू रूट ऑफ यहाँ पे a स्क्वायर
प्लस माइनस ऑफ बी का स्क्वायर, क्योंकि बी तो ऑलरेडी माइनस लिया है हमने, प्लस 2 इंटू ए इंटू माइनस ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा की जगह पे आता है कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। कल तक बघा हे वही फॉर्मूला है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, वो चेंज नहीं हुआ है, बस b की जगह पे माइनस बी लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि उसके डायरेक्शन को हमने अपोजिट कर दिया था। यस, क्लियर। अब मुझे बोलो -2 का स्क्वायर +4 आता है, तो माइनस बी का स्क्वायर भी क्या आएगा? प्लस बी आएगा। एंड एक्चुअल में हम यहाँ पे लेते क्या है? मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो माइनस बी भी लिया तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? प्लस ही होता है। क्लियर? प्लस। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि r इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि माइनस बी बस उसकी डायरेक्शन चेंज होने से था, मैग्नीट्यूड लिया मतलब वो पॉजिटिव नंबर ही रहेगा। क्लियर? क्लियर? यस। यस सर। अब मुझे बोलो cos ऑफ 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? मायनस कॉस। ज्यांना माहित नसेल हे लक्षात ठेवा, बोर्डवर लिहून दिलं, ठीक है। cos ऑफ 180 माइनस थीटा होता है माइनस ऑफ cos थीटा। यानी कि अगर दो वेक्टर की सब्ट्रैक्शन करनी है तो सारा कुछ सेम रहेगा, सिर्फ जो प्लस 2ab हुआ करता था वो माइनस ऑफ 2ab हो जाएगा। यानी फॉर्मूला सेम, सब कुछ सेम। अगर सब्ट्रैक्शन करनी है तो प्लस 2ab विल बी रिप्लेस्ड बाय माइनस 2ab, दूसरा कोई भी चेंज वहां पे नहीं होता है। येते लक्षामध्ये? यस और नो? यस। यस सर। देख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। तो इस तरह से रिजल्टेंट फाइंड करने की प्रोसेस में एडिशन कब होती है, कैसे होती है, सब्ट्रैक्शन कब होती है, कैसे होती है, ये बातें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, जैसे कि आपको बोला है कि पहला वेक्टर है 20 न्यूटन, दूसरा वेक्टर है 10 न्यूटन, एक्ट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। लेकिन अब एडिशन नहीं करनी है, हमें करनी है उनकी सब्ट्रैक्शन। क्या करेंगे? क्वेश्चन में अगर बोले ही दिया है कि सब्ट्रैक्शन कर ही लो, तो हम क्या करेंगे? कर लेंगे r इक्वल्स टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। तो ये a का स्क्वायर बनेगा 200 प्लस b का स्क्वायर 100 माइनस 20 इंटू 10 200 का डबल 400 इंटू कॉस 60 इज 1/2, तो 300 माइनस 200 यानी सर 20 का स्क्वायर 200 कैसे आया? हाँ 20 का स्क्वायर 200 कैसे आया? 400 ना सर। 20 का स्क्वायर 200 का कैसे आ गया? कुछ भी बोलता है क्या शुभम? 400 है ना वो? सर मी थोडी म्हणलं होतं 400 आहे, तुम्ही लिहिलं होतं ते 200. नहीं तूच म्हटला। कितना आ गया? बस, 10√3 आ गया सबका। कैसे? ये 500 माइनस 200 रूट में 300 मतलब 100 इंटू 3, 100 बाहर आएंगे तो 10 बचेगा, तो ये बनेगा 10√3। क्लियर? सोडवता है का बेटा? काय करता है? क्लियर सर। चलो करो फिर सॉल्व। आ रहा है सेम आंसर? सर यस। √3 कसं आलं सर? कोण आहे √3 कसा विचारणार? ऋषिकेश. ऋषिकेश। बर, ऋषिकेश बोर्डवर बघा बेटा, यहाँ पे क्या है? r इक्वल्स टू,
अब ये 400 प्लस 100 500, 500 500 अब 400 इंटू 1/2 मतलब 400/2 मतलब 300, सॉरी 200. 200. ऋषिकेश, हाँ सर मग 500 मायनस 200, 300 मग या 300 ला आपण असं लिहू शकतो का 3 इंटू 100. ऋषिकेश 300 को ऐसे लिख सकते हैं क्या 3 इंटू 100. नहीं, हो बोलने का, यस बोलने का. चैटिंग कर रहा है यस क्या? यस सर विचार करत होतो. ठीक है, मयूरी लिख सकते हैं बेटा. मयूरी 300 का मतलब ये 100 इंटू 3 है ना, तो 3 इंटू 100 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं उसमें. अब रूट में तो इनको सेपरेट भी करेंगे तो ये बनेगा √3 इंटू √100. यस यस यानी कि ये √3 सेम रहेंगे, √100 यस सर. तो कितना हो गया 10√3. ओके, ओके ओके. चलो तो यहाँ पे हमने एडिशन का जो कल का कुछ पार्ट बाकी था उसके साथ में सब्ट्रैक्शन इनको डिस्कस किया है. अभी और कुछ पॉइंट्स है एडिशन सब्ट्रैक्शन के जो मॉड्यूल में मिल ही जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, और लेक्चर में भी हम पढ़ने वाले हैं. लेकिन आज का आपका होमवर्क है सॉल्व एग्जांपल एडिशन के भी सब्ट्रैक्शन की भी, एंड कंसेप्ट एप्लीकेशन 2 के बाद में कंसेप्ट एप्लीकेशन 3 तक का पूरा पार्ट आज आपको कंप्लीट करना है. तो today's SBT will be based on examples which are given in or before concept application 2 and 3. कळालं? Clear? Yes, sir. Okay. And tomorrow Sunday is there, so no lecture will be there, live lecture नहीं होगा. और आपको यूनिट टेस्ट देनी है कल, और यूनिट टेस्ट रहेगी ऑन मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन. उसमें वेक्टर के क्वेश्चन इंक्लूडेड नहीं होंगे ज्यादा, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पूरा रहेगा फॉर योर यूनिट टेस्ट. यूनिट टेस्ट का टाइम एज यूजुअल होगा 4 PM टू 11 PM, उसके इन बिटवीन कभी भी 1 घंटा. क्लियर? Sir, vector ची